भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 368। 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। अब देखिए संशोधन होता क्या है। तो देखिए संविधान में किया जाने वाला किसी भी प्रकार का बदलाव संशोधन कहलाता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि संशोधन कर कौन सकता है। तो देखिए अगर भारतीय संविधान में संशोधन किया जाना है तो कोई भी संशोधन विधेयक को संसद के किसी एक सदन में लाना पड़ेगा, चाहे तो उस विधेयक को लोकसभा में लाया जाए या फिर राज्यसभा में लाया जाए, किसी भी एक सदन में लाना पड़ेगा। अगर वो विधेयक लोकसभा में लाया गया है तो फिर लोकसभा में पास होने के बाद उसे राज्यसभा की अनुमति लेनी पड़ेगी, और अगर राज्यसभा में लाया गया है तो उसके बाद लोकसभा की अनुमति आवश्यक है। ओके, तो अब यहाँ पर आपको एक जो पॉइंट क्लियर हुआ है वो ये है कि संविधान संशोधन जो है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ओके, दूसरा पॉइंट जो आपको मिला है वो है इसका आर्टिकल। बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आप इसे याद रखिएगा। संविधान में किसी भी प्रकार के संशोधन का अधिकार भारतीय संसद को दिया गया है। संसद के अलावा संविधान में कोई भी संशोधन नहीं कर सकता, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। क्लियर? अब देखिए अगर हम संविधान संशोधनों की बात करें तो अभी तक भारतीय संविधान में 104 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। तो चलिए जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि अक्सर हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला संविधान संशोधन आप याद रखिए, ये संविधान संशोधन 1951 में किया गया था, और इस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। मूल जो भारतीय संविधान था उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन है वो है 10वां संविधान संशोधन। 1961 में ये जो संविधान संशोधन किया गया था, इसके तहत दादर नगर हवेली, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, भारत के जो एक यूनियन टेरिटरी है, इसे भारतीय संघ में जोड़ा गया था। इसके बाद एक साल बाद 12वां संविधान संशोधन किया गया, और गोवा और दमन और दीव इन्हें भारतीय संघ में शामिल किया गया। और इसी वर्ष में 14वां संविधान संशोधन भी किया गया, जिसके तहत पौंडीचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। क्लियर? ये स्टेट आप याद रखिएगा, कभी कभी रैंडमली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है 21वां संविधान संशोधन, जो कि 1967 में किया गया था, और इस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इसमें 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। देखिए भारत का जो मूल संविधान की 8वीं अनुसूची थी उसमें 14 भाषा को भारत में शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं शामिल है। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को मान्यता दी गई थी 21वें संविधान संशोधन के तहत। इस पॉइंट को याद रखिएगा, जब भी भाषाओं से क्वेश्चन आता है या फिर हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है तो नॉर्मली ये संविधान संशोधन हिंदी के पेपर में भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद 31वां संविधान संशोधन 1972 में किया गया था, और लोकसभा की सीटें जो कि उस वक्त 525 थी, इन्हें बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। लघु संविधान के नाम से 42वें संविधान संशोधन को जाना जाता है, और ये किस वर्ष हुआ था? तो 1976 में। अब देखिए इस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 2 महत्वपूर्ण बातें हुई। एक तो जो भारत की प्रस्तावना थी उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 वर्ड को जोड़ा गया, और इसके अलावा भारतीय संविधान में भाग 4 क को शामिल किया गया, और मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। तो कभी अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं, तो वो संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन। अब देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़े गए थे, तो वो समिति है स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के भाग 4 क में जोड़ा गया था। ओके, इसके बाद देखिए 42वें संविधान संशोधन के 2 साल बाद 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया था।
अब देखिए इस संविधान संशोधन को समझने के लिए आप एक आर्टिकल को समझिए। आर्टिकल है 352। संविधान का आर्टिकल 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। संविधान के आर्टिकल 352 के तहत 3 आधार पर देश में आपातकाल लगाया जा सकता था और वो 3 आधार थे, आंतरिक अशांति, दूसरा था युद्ध, तीसरा था बाह्य आक्रमण। क्लियर? लेकिन देखिए भारतीय संविधान में आंतरिक अशांति वर्ड जो कि आर्टिकल 352 के तहत शामिल था, इसे संविधान में डिफाइन नहीं किया गया था। देश में आंतरिक अशांति की स्थिति किसे माना जाए? क्या देश में 2 शराबी अगर सड़क पर लड़ाने लगे तो उसे आंतरिक अशांति मान लिया जाए और आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाए? तो इस प्रकार आंतरिक अशांति वर्ड की संविधान में कोई परिभाषा नहीं थी। इसीलिए 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में आर्टिकल 352 से आंतरिक अशांति वर्ड को हटाकर सशस्त्र विद्रोह वर्ड शामिल कर दिया गया। तो अब आर्टिकल 352 के तहत सशस्त्र विद्रोह, युद्ध और बाह्य आक्रमण के तहत नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा देखिए संपत्ति का अधिकार जो कि पहले मौलिक अधिकार के आर्टिकल 30 में शामिल था, इसे यहाँ से हटाया गया और संविधान के आर्टिकल 300 में शामिल करके एक विधिक अधिकार बना दिया गया। अब क्वेश्चन आता है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार क्या होते हैं पहले आपको ये समझ में आना चाहिए। मौलिक अधिकार वो जो कि मानव जाति में जन्म लेने के कारण हमें जन्म से प्राप्त हैं और ये किसी को ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते। अगर मैं चाहूँ तो मेरे मौलिक अधिकारों को मैं अपने बच्चों को या अपने माता पिता को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। लेकिन देखिए संपत्ति एक ऐसी चीज़ है जो कि पिता से उसके पुत्र को मिलती है। तो इस प्रकार ये मौलिक अधिकार की परिभाषा के विपरीत जा रही थी और मौलिक अधिकार को सरकार या प्रशासन किसी भी नागरिक से छीन नहीं सकती। लेकिन देखिए अगर कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट कहीं पर आता है तो किसी भी नागरिक की संपत्ति को सरकार अधिग्रहित कर लेती है। तो इसलिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया और उसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया। ओके, क्लियर हो गया होगा आपको और उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए इस संविधान संशोधन से बहुत ही डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको इसको याद रखना पड़ेगा। अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 1985 में किया गया था और यह संविधान संशोधन था 52वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया जो कि दल बदल विरोधी अनुसूची के नाम से जानी जाती है। ओके, 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए इस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जो मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी उसे घटाया गया और कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। तो ये संविधान संशोधन कौन सा था दोस्तों? 61वां संविधान संशोधन। और ये संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। इसके बाद 69वें संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित राज्य दिल्ली को राष्ट्र राजधानी क्षेत्र NCR घोषित कर दिया गया। इसके बाद ये 2 महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जिन्हें ट्विंस आर्टिकल के नाम से जाना जाता है। आप इन्हें जुड़वा आर्टिकल भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था और संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब देखिए एक के बाद एक ये 2 अनुसूचियों को संविधान में जोड़ा गया और ये दोनों ही अनुसूचियां जो हैं वो विकेंद्रीकरण से संबंधित है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा दोस्तों कि इन्हें ट्विंस अनुसूची क्यों कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, ये दोनों ही अनुसूचियां जो हैं वो शक्तियों के विकेंद्रीकरण से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है जो कि ग्रामीण स्थानीय प्रशासन को दर्शाता है और इसके अलावा 12वीं अनुसूची में नगरीय स्थानीय प्रशासन की व्याख्या की गई है। ओके, तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992 में किए गए थे। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण अमेंडमेंट जो कि भारतीय संविधान में किया गया था वो था 86वां संविधान संशोधन और ये किया गया था 2002 में। इस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया था और इसे संविधान के आर्टिकल 21 में शामिल करके मौलिक अधिकार बना दिया गया था। ओके,
तो निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। इसके बाद देखिए 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था और इसके तहत मंत्रिमंडल की जो अधिकतम संख्या है वो निर्धारित कर दी गई और वो कर दी गई अधिकतम 15%। अब क्वेश्चन आता है किसका 15%? तो देखिए दोस्तों, अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल है तो केंद्र में लोकसभा की जितनी भी कुल सदस्य संख्या है उससे 15% से ज़्यादा केंद्र में मंत्रिमंडल नहीं हो सकता। और इसी प्रकार राज्य की विधानसभा की जितनी भी कुल सदस्य संख्या है उस कुल सदस्य संख्या का 15% से ज़्यादा राज्य में मंत्रिमंडल नहीं हो सकता। तो ये जो प्रावधान है वो 91वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में किए गए थे। इसके बाद अगले अमेंडमेंट के बारे में आप सभी जानते हैं। 101वां संविधान संशोधन 2016 में किया गया था जो कि जीएसटी से संबंधित है। 2016 में ये संविधान संशोधन किया गया और 2017 में भारत में लागू कर दिया गया। और इसके बाद जो सबसे फ्रेश संविधान संशोधन है वो है 104वां संविधान संशोधन जो कि 2020 के शुरुआत में किया गया था। इस संविधान संशोधन के तहत केंद्र में लोकसभा और राज्य में जो विधानसभा है उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति का जो आरक्षण है वो 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब देखिए यहाँ पर एक और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हर बार जब अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 10 साल के लिए आरक्षण बढ़ाया जाता है तो साथ ही साथ एंग्लो इंडियन का आरक्षण भी बढ़ाया जाता है। लेकिन इस बार देखिए एंग्लो इंडियन के आरक्षण में वृद्धि नहीं की गई है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की जो सीटें हैं वो इस बार समाप्त कर दी गई है और इसी प्रकार राज्य में जो विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन की सीट है उसे भी समाप्त कर दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वित्त आयोग के बारे में। देखिए यहाँ पर आर्टिकल को याद रखिएगा क्योंकि किसी भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा वित्त आयोग का आर्टिकल ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर आर्टिकल है दोस्तों आर्टिकल 280। संविधान के आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। और अगर भाग पूछा जाए तो देखिए वित्त से संबंधित जो मामले हैं वो संविधान के भाग 12 में दिए गए हैं। तो संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। वित्त आयोग का गठन देखिए हर 5 वर्ष में एक बार किया जाता है और इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि वित्त आयोग को गठित करने का उद्देश्य क्या है। तो देखिए वित्त आयोग जो है वो संघ और राज्यों के मध्य करों के आवंटन पर अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपता है। मतलब देखिए केंद्र को जितना भी राजस्व प्राप्त होता है चाहे वो टैक्स से हो जीएसटी से हो, जितना भी राजस्व केंद्र सरकार को मिलता है उसमें केंद्र का कितना भाग होगा और राज्यों को कितना डिवाइड किया जाएगा, इस मुद्दे पर सिफारिशें देने का कार्य वित्त आयोग का है। किस राज्य को कितना अनुदान केंद्र के द्वारा दिया जाएगा इस पर भी अपनी सिफारिशें वित्त आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपता है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, वित्त आयोग एक परामर्शकारी निकाय है। केंद्र सरकार चाहे तो वित्त आयोग की बात माने और चाहे तो नहीं माने, ये केंद्र पर डिपेंड करता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वित्त आयोग की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, इसीलिए वित्त आयोग को परामर्शकारी निकाय कहा जाता है। लेकिन देखिए जनरली वित्त आयोग की बातें केंद्र सरकार द्वारा मान ली जाती है और ये जो सिफारिशें करता है वही केंद्र सरकार द्वारा लागू की जाती है। देखिए वित्त आयोग का एक अध्यक्ष होता है और इसमें 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, क्योंकि वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। इसीलिए इसके सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के ही द्वारा की जाती है। लेकिन देखिए वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन बनेगा या इसके सदस्य कौन बनेंगे और उनमें क्या योग्यता होनी चाहिए, इसका जो निर्धारण है वो भारत की संसद के द्वारा किया जाता है। देखिए अध्यक्ष और सदस्य चुने जाने के लिए कोई भी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन देखिए फिर भी संसद ने इसके लिए कुछ पैरामीटर निर्धारित किए हैं। तो देखिए अगर किसी भी व्यक्ति को वित्त आयोग का अध्यक्ष चुना जाना है तो उस व्यक्ति को सार्वजनिक मामलों का अनुभव होना चाहिए। और अगर सदस्य की बात करें तो सदस्य चुने जाने के लिए उसे किसी भी हाईकोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए या उस पद की योग्यता रखने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। उसे भारत के लेखा और वित्त का ज्ञान होना चाहिए, उसे भारत की अर्थव्यवस्था का ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी योग्यता रखता है तो उसे वित्त आयोग का सदस्य बनाया जा सकता है।
वित्त आयोग अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखवाता है। देखिए वर्तमान में देश में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हैं, जो कि 2020 से लेकर 2025-26 तक लागू रहेगी। और भारत में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह बनाए गए थे। और देखिए कभी कभी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी हैं। तो YV रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। क्लियर। इसके बाद आते हैं हम निर्वाचन आयोग पर। अब देखिए राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो भारत में जो निर्वाचन है उससे संबंधित जो प्रावधान है वो भाग 15 में दिए गए हैं। तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 15 में और आर्टिकल 324 में किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसीलिए आप इस फैक्ट को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछे गए हैं। सेंट्रल की एग्जाम हो या किसी भी स्टेट की एग्जाम हो, ये आर्टिकल हमेशा पूछा जाता है। तो आर्टिकल 324 में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। अब देखिए इसका कार्य क्या होता है। तो देखिए देश में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्य का जो विधानमंडल है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों को शामिल किया जाता है, इनके चुनाव संपन्न करवाने का काम राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का है। इसके अलावा देश में मतदाता सूची तैयार करवाना और राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, ये कार्य भी राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के ही कार्य हैं। अगर राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो वो किसी भी राज्य में नगरीय निकाय के जो चुनाव है, जैसे पंचायत के चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव, इनके लिए जिम्मेदार है। तो राज्य के अंदर के जो चुनाव हैं वो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं, लेकिन राज्य के विधानमंडल के जो चुनाव हैं वो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। तो अब आप यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाए इस फैक्ट को स्पेशली आप याद रखिएगा। तो हम यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। देश में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य के विधानमंडल का चुनाव राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम नेशनल इलेक्शन कमीशन की बॉडी की बात करें तो इसमें एक तो होता है एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और इसके अलावा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो इस प्रकार देखिए राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग में मुख्य रूप से 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करते हैं, लेकिन याद रखिएगा इन्हें अपनी इच्छा से कभी भी पद से नहीं हटाया जा सकता। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का जो पद है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। इसीलिए इनके रिटायरमेंट की जो एज है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष होती है। इनमें से जो भी पहले हो वही इनके रिटायरमेंट की एज है। इसके अलावा अगर इन्हें अपने पद से हटाना है तो उसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जाता है। मतलब इन्हें हटाने के लिए भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया का ही उपयोग किया जाएगा। क्लियर। बहुत ही सिंपल फैक्ट था। देखिए अगर हम वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो वो है सुनील अरोड़ा। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। सुनील अरोड़ा वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अब देखिए वर्तमान में किसी भी आम चुनाव में वोट देने की जो आयु है वो 18 वर्ष है। देखिए 1989 से पहले यह आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया गया था जिसके द्वारा मतदान की आयु को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। क्लियर। तो सभी फैक्ट आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे।